जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल सोल्जर माइंडसेट में। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सार्जन भले सिंह, प्रेसिडेंट गैलेंट्री अवार्ड रिटायर्ड। आज फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पर एक फेस टू फेस एक इंटरव्यू करने वाला हूं और मेरे साथ जो गेस्ट है वो बहुत स्पेशल गेस्ट है। वो मेरे ही गांव हासियाबाद, तहसील सिद्धमुख, जिला चुरू, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 नेशनल चैंपियन और इंटरनेशनल चैंपियन बैडमिंटन में मेरे साथ आज मेरे इस शो पे हैं जूनियर चैंपियन पारुल चौधरी। आइए उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले पारुल, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पे आके। तो पारुल, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। आपकी जो अचीवमेंट है, जो अचीव आपने किया है, एक लाइन में या दो लाइन में, तीन लाइन में, जितना आपसे बनता है, जितनी आपकी अचीवमेंट है, जितना आपको लगता है कि ये जो अचीवमेंट है, जो रिकॉग्नाइज्ड अचीवमेंट है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मैं अंडर 15, 17, 19 और सीनियर्स में स्टेट चैंपियन हूँ। और मेरा अंडर 19 नेशनल जूनियर इंटरनेशनल में गोल्ड है नेपाल में। और मैंने अंडर 17 में 3 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट। तो पारुल, बैडमिंटन ही क्यों चुना आपने? मतलब आप, इस देश में बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं, खासकर लड़कियों के लिए भी, कबड्डी भी है, रेसलिंग भी है, और भी क्रिकेट भी बहुत पॉपुलर है। तो ऐसा खेल जो बहुत महंगा है, आम ग्रामीण अंचल के बच्चे नहीं खेल पाते, ऑल्दो आपको ऐसी फैसिलिटी मिली हुई है आपके पेरेंट्स की तरफ से, फिर भी बैडमिंटन ही क्यों चुना? क्या कारण था कि आपको बैडमिंटन अच्छा लगा? हाँ, पहले मैं क्रिकेट खेलती थी। मैंने 6 महीने क्रिकेट खेला है प्रोफेशनली। और पर जो मैं जहाँ खेलती थी मेरे घर के पास था वो, तो वो शिफ्ट हो गया था, काफी दूर था। तो पापा जॉब करते थे, तो हमारे पास एक नई अकेडमी खुली थी बैडमिंटन की। और मुझे स्पोर्ट्स में स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में जाना था, तो इसलिए पापा ने मुझे बैडमिंटन में डाला। पर ये नहीं था कि हम इतना आगे आएंगे, बस मजे के लिए खेलने शुरू किया। जैसे आपने बताया कि पहले आप क्रिकेट खेलते थे, बट ड्यू टू सम रीजन डिस्टेंस था, तो आपको स्पोर्ट्स में ही जाना था, और नजदीक में जो एकेडमी थी किसी स्पोर्ट्स की, वो बैडमिंटन की थी, तो आपने स्विच किया क्रिकेट से बैडमिंटन की तरफ। तो स्टार्टिंग में आप कोई भी गेम, बैडमिंटन, ऑल्दो मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यू गेम है, नॉर्मल हम लोग घरों में अपने टाइम पास के लिए खेलते रहते हैं, बैडमिंटन हम लोग खेलते रहते हैं, बट नॉर्मल खेलने से लेकर आप उस लेवल तक गए, तो स्टार्टिंग की जर्नी है जो आपकी, जो आप अकेडमी में गए, उन दिनों के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहले मैं भी खेलती थी। जैसे हमारे घर के साइड में एक मिट्टी का कोर्ट था, तो उसमें हम खेलते थे। तो जब मैंने अकेडमी स्टार्ट किया, तो पहली बात तो जो मैं रैकेट पकड़ती थी उसकी ग्रिप में मैं पीछे हाथ ऐसे लगाती थी। तो पहले तो ग्रिप चेंज हुई, तो बहुत ज्यादा वो हो रहा था कि कैसे खेलेंगे, अलग ग्रिप थी वो बहुत। तो उसमें बहुत दिक्कत आई। उसके बाद धीरे धीरे सपोर्ट मिला, सर वगैरह, फिर मैंने स्टार्ट किया। फिर मुझे अच्छा लगा, फिर हमने टूर्नामेंट खेले, थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, अच्छा लगने लगा, इसलिए स्टार्ट। जो आपने बताया कि कैसे मेरी स्टार्टिंग हुई, धीरे धीरे कैसे आपने इस गेम को अडेप्ट किया, जब अडॉप्ट कर लिया, जब आप उस लेवल पर धीरे धीरे लगने लगे आपको कि मैं कंपटीशन लेवल पर या रैंकिंग लेवल पर ऊपर जा सकते हूँ, तो ये जो सपोर्ट हुआ आपको, आपकी फैमिली से सपोर्ट मिला, हर जगह से सपोर्ट मिला, जो स्ट्रगल था, क्योंकि ये गेम इतना सस्ता नहीं है, मतलब बहुत महंगा गेम, जो मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेंसिव गेम है, और पूरा का पूरा आपको इंडिविजुअल को ही पे करना पड़ता है। इसमें आपकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल रहा है, तो मैं स्पेशली आपके फादर का रोल जानना चाहता हूँ कि आपके इस, जहां तक आपको अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 में चैंपियन बने हो, थ्रू आउट आपकी फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा, तो स्पेशली आपकी मदर का और फादर का क्या योगदान रहा आपको यहाँ तक पहुंचाने में? तो हाँ, मेरे पूरी फैमिली, पापा मम्मी सब सपोर्टिव थे। और अगर मम्मी तो डाइट वगैरह संभालती थी ज्यादा। तो जब मैंने रैंकिंग खेलना शुरू किया था, तो इतना गवर्नमेंट वगैरह सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि एक लेवल अचीव करना पड़ता है, उससे ही आता है। तो पापा ही सब पे करते थे। मैंने 2022 में रैंकिंग स्टार्ट की थी नेशनल में। तो 2022 2023 में हमने स्टार्ट किया, तो पापा ही सब पे कर रहे थे। बहुत एक्सपेंसिव गेम है ये,
ये तो है, पर बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, वरना तो अभी तक सिर्फ नॉर्मल खेल रहे होते, यहाँ तक स्टेट वगैरह तक। अब पापा और मम्मा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। पारुल, आपकी जो फर्स्ट नेशनल जो टूर्नामेंट था, अंडर 15 था, हम्म। अंडर 17 उसके बाद खेले, उसके बाद अंडर 19 खेले, उसमें नेशनल खेले आप, अंडर 17 इंटरनेशनल भी खेले आप। फर्स्ट बड़ा टूर्नामेंट आपने जब खेलने गए थे, वो उसमें देखा होगा आपने बहुत अलग अलग स्टेट से अलग अलग लोग आ रहे हैं खेलने के लिए आपके साथ। वो एक्सपीरियंस कैसा था इस बड़े लेवल पर, मतलब कह सकते बेसिकली तो आप गांव के रहने वाले हो, उसके बाद एक बड़े शहर में जाते हो, वहाँ ट्रेनिंग करते हो जहाँ पर आपके पापा जॉब करते हैं, उसके बाद निकल के अदर स्टेट के बच्चों के साथ खेलना और वो प्रेशर, उस चीज को कैसे हैंडल किया आपने? मैंने अपना पहली रैंकिंग खेली थी, पंचकुला गई थी मैं। अंडर 15 और अंडर 17 साथ में थे, तो क्वालिफाई कर रही थी मैं, और 15 में मैं सेकेंड राउंड हार गई थी, और 17 में मैंने क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं टॉप 64 में आ गई थी इंडिया में। तो जो मेरा फर्स्ट राउंड था उसमें बहुत नर्वस थी मैं, क्योंकि पूरा चेंज हो जाता है क्वालिफिकेशन से। उसमें 15 बेस्ट ऑफ 3 होता है क्वालिफिकेशन में, और 21 बेस्ट ऑफ 3 मेन ड्रॉ में वो स्टार्ट होने लग जाता है। फिर अंपायर वगैरह चेंज हो जाते हैं, तो बहुत ज्यादा नर्वस थी मैं कि कैसे खेलूंगी। तो पर जब आप खेलते हो तो बहुत सारी एक्टिविटी होती है, फिजिकल एक्टिविटी, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी। आफ्टर दैट डाइट, डाइट में कोच रहते हैं जो आपके न्यूट्रिशन वाले भी रहते हैं, जो आपको बताते हैं कि किस टाइप की डाइट लेनी है आपको, प्रोटीन कितना लेना है, कार्बोहाइड्रेट कितने कितना लेना, फैट कितना लेना। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आता है, डाइट का जो मेन्यू वो चेंज होता रहता है, वहां से जो मिलता है वो ठीक है। घर पे आप जो डाइट है आपकी, फिजिकल एक्टिविटी में बात जाऊंगा तो सबसे पहले घर से शुरुआत करते हैं, जिसमें आपकी मदर का जो रोल होता है, मैन खाने पीने का देखना, सब कुछ देखना। तो वो शेड्यूल कैसा रहा आपका, डाइट प्लान कैसे रहती है ड्यूरिंग टूर्नामेंट, जब आप ट्रेनिंग करते हो और जब आप घर पे रहते हो? हमारे दर्शकों को अपने डाइट प्लान के बारे में बताइए। मेरा डाइट प्लान OGQ मुझे स्पॉन्सर करता है, तो वो बेचते हैं। और जैसे हमारा टूर्नामेंट होता है तो हम उन्हें मैसेज कर देते हैं कि हमारा टूर्नामेंट इस टाइम पे है, तो हमें पूरा शेड्यूल बना के दे देते हैं कि इस टाइम पे ये खाना है और इस टाइम पे ये खाना है। घर पे नॉर्मल दाल रोटी, और हफ्ते में 2 या 3 बार चिकन खा लेती हूँ मैं। कभी महीने में 2 बार, या फिर हफ्ते में 1 बार फिश। तो प्रोटीन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्रोटीन राइस राइस बहुत खाती हूँ। जैसे आपने बताया कि प्रोटीन में बहुत सारे सोर्सेज जो आप यूज करते हैं, जिसमें से कुछ सोर्सेज ऐसे नॉन वेज भी हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, इवन जो भी प्लेयर आपके, कबड्डी के भी हैं, रेसलिंग के भी हैं, बहुत कम ऐसे जो शायद यूज नहीं करते होंगे, क्रिकेट वाले तो सब यूज करते हैं। खाना एक ऐसी चीज है जिसमें आपको डाइट ज्यादा से ज्यादा आपको एनर्जी मिलती है, तो उसमें कुछ ऐसी गलत नहीं है। जो बड़े से बड़े लेवल जो खिलाड़ी होता है, इवन अपने नीरज चोपड़ा भी है, वो भी ऐसी डाइट जिसमें ज्यादा प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है और फैट मिलता है, जिसमें से कुछ नॉन वेज ऐसे हैं जो तो स्पोर्ट्स की जो रहते हैं डाइट बताने वाले, वो इस चीज को रिकमेंड करते हैं। तो उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमें खाना है या नहीं खाना। तो वो बहुत जरूरी है आपके स्पोर्ट्स को आगे ले जाने के लिए, आपके बॉडी को बैलेंस को बनाने रखने के लिए। तो हमने डाइट की बात की थी, अब बात करते हैं फिजिकल एक्टिविटी की। जो स्टार्टिंग की थी आपने सिर्फ कहते हैं मजे लेने के लिए खेलना स्टार्ट किया था, कि अच्छा लगता था, क्योंकि अकेडमी पास में थी, आपने वहां से स्टार्ट किया था। उसके बाद धीरे धीरे जब आप प्रोफेशनल लेवल पर जाने लगी तो फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने लगी, आपकी जो एंडोरेंस है वो बढ़ने लगे, आप कोचेज के अंडर में गई। उस चीज को, ये आप नॉर्मल चीज से जिसमें आप लोग इतनी फिजिकल एक्टिविटी हम लोग नहीं करते, उसके बाद उस हाई लेवल तक जाना, जिसमें से मैक्सिमम इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है किसी भी एक स्पोर्ट्स वुमेन के लिए या स्पोर्ट्स प्लेयर के लिए। तो वो जर्नी जिसमें आपने स्टार्टिंग की थी, तब कैसा लगता था? उसके बाद अब धीरे धीरे उस चीज का वेटेज बढ़ा, उसमें जो स्ट्रगल हुआ या वो आपको थोड़ा सा परेशानी महसूस भी हुई होगी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। तो जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया, तो 1-2 साल थोड़ा लाइट लाइट किया, क्योंकि कभी फिजिकल इतना किया नहीं था और ज्यादा करवाते भी नहीं थे सर। फिर जैसे जैसे मेरा गेम थोड़ा बढ़ा, मैं प्रोफेशनली अच्छे से, मतलब अच्छे लेवल पे खेलने लगी, तो कोचेज ने स्टार्ट करवाया। हम स्टेडियम जाते थे, ट्रैक पे रनिंग करते थे, प्लायोमेट्रिक्स। तो स्टार्टिंग में जब उनने स्टार्ट करवाया था तो काफी डिफिकल्टीज होती थी, तो फिर धीरे धीरे उस बॉडी ने अडेप्ट कर लिया वो। फिर अब इतनी मुश्किल नहीं लगती चलने में। पारुल, आपने अपनी डाइट के बारे में बताया,
कैसे कैसे घर पे मैनेज होती है। उसके बाद फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बताया। आप फर्स्ट टाइम अंडर 15 खेली, फर्स्ट जो बड़ा टूर्नामेंट आप जो एज ग्रुप में खेली वो अंडर 15 था। उसके बाद आप इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलने गई थी। नेशनल से इंटरनेशनल का सफर, जिसमें बहुत से एकेडमी भी रहती है, आपकी कोचिंग भी रहती है, कोचेज भी रहते हैं। वहां तक पहुंचाने के लिए आपके कोच का क्या रोल रहा है? कोच जो कहते हैं ना कि स्टार्टिंग कोई भी बच्चा होता है, चाहे पढ़ाई में हो या स्पोर्ट्स में हो, फर्स्ट जो रहता है ना अपना गुरु, वो घर वाले रहते हैं। आफ्टर दैट जो टीचर रहते हैं वो रहते हैं, और स्पोर्ट्स वालों के लिए कोच रहते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ योर कोच टू रीच यू एट दिस लेवल? कोचेस का तो बहुत ज्यादा रोल है यहाँ तक पहुंचाने के लिए। वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मेरी मतलब जितने भी कोचेज है हमारे एकेडमी में, वो सारे इतने सपोर्टिव है। अगर मैं नेशनल में या कभी भी हार जाती थी, फिर भी वो बोलते थे कोई बात नहीं, अगली बार ढंग से करेंगे। और नेशनल से इंटरनेशनल ले जाने की उसमें पेरेंट्स का भी हाथ है, पर कोचेस ने बहुत सपोर्ट किया। आपका सफर नेशनल स्टार्ट हुआ, इंटरनेशनल तक पहुंचा। फर्स्ट टाइम जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलने गए थे, अगर मैं गलत नहीं तो शायद अंडर 17 था वो, अंडर 19 था, तो आप नेपाल गए थे। अंडर 19 फर्स्ट टाइम आप खेलने नेपाल गए थे। उससे पहले आपने रैंकिंग भी गेन की थी, तो बेस्ट रैंकिंग आपने गेन की थी अंडर 17 में, रैंकिंग 1 थी। मैं अभी सभी दर्शकों, अपने भाइयों को बता देना चाहता हूं कि पारुल ने अंडर 17 में ऑल इंडिया बैडमिंटन की जो रैंकिंग थी वो फर्स्ट थी। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हर एज कैटेगरी में, चाहे अंडर 15 हो, अंडर 17 हो, अंडर 19 हो, उसमें आपको रैंकिंग के लिए खेलना पड़ता है। और जो आपकी रैंकिंग होती है उस बेस पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल खेलने का मौका मिलता है। तो अंडर 17 फर्स्ट रैंकिंग ऑल इंडिया, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पारुल के लिए नहीं, उनके परिवार के लिए नहीं, पूरे गांव, उसके अलावा पूरे स्टेट के लिए। जो राजस्थान स्टेट को, जो नेशनल टूर्नामेंट है उसमें राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पारुल नेशनल से इंटरनेशनल का सफर, उससे पहले आपने रैंकिंग फर्स्ट हासिल की थी। उसके बाद आप इंटरनेशनल खेलने गए थे नेपाल, उसके बाद गए थे आप मलेशिया खेलने। और नेपाल और मलेशिया में जो आपकी अचीवमेंट थी वो हमारे दर्शकों को बताइए। और जो कहते जर्नी, ये कह सकते हो एक्साइटमेंट थी, ओवरसीज खेलना फर्स्ट टाइम, जूनियर लेवल पे खेलना और अच्छी रैंकिंग के साथ खेलना और उसमें जाके गोल्ड मेडल जीतना नेपाल में, उस चीज को हमारे दर्शकों को बताइए। इंटरनेशनल में नेपाल जूनियर मेरा एक्चुअली सेकंड इंटरनेशनल था। उससे पहले मैंने वो खेला था एशियन जूनियर, उसमें मैं प्री क्वार्टर गई थी चाइना में। उसके बाद मैंने नेपाल खेला था, तो इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि फर्स्ट टाइम था और इतना पता भी नहीं था कि कैसे खेलते हैं लोग इंटरनेशनल में। और मेरे से बड़ी कैटेगरी थी 19, तो इतना कोई प्रेशर नहीं था, बस अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना था उधर। और गोल्ड मेडल का हमने नहीं सोचा था सच्ची में, क्योंकि मेरा क्वार्टर फर्स्ट सीड से था, थाईलैंड की थी वो। फिर उसको मैंने जैसे जैसे हराया तो मैं मोटिवेट होती रही और फिर गोल्ड आया। उसके बाद मलेशिया गए थे हम। मलेशिया में काफी अच्छे अच्छे बच्चे आए थे, मलेशिया के आए थे, चाइना के, हर जगह थे। तो उसमें मैं सेकेंड राउंड हारी थी। उसके बाद अभी 2-3 टूर्नामेंट ही खेले हैं मैंने इंटरनेशनल, आगे अच्छे से खेलने की वो। जैसे कि आपने बताया, मैं अभी सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, इंटरनेशनल जर्नी पारुल की स्टार्ट हुई थी चाइना से। चाइना है हब है बैडमिंटन का। तो थर्ड राउंड में, प्री क्वार्टर में राउंड में जाके अंडर 17 में वो चाइना के ही खिलाड़ी से हार गई थी। तो चाइनीज जो प्लेयर बैडमिंटन में और जिम्नास्टिक में, इन सब गेम में बहुत आगे रहते हैं। उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेलने का जो तरीका है, कोचेज है, वो बहुत वास्ट है। तो हम वो लोग वहां तक पहुंचे, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जैसे क्रिकेट में इंडिया का लेवल है, वैसे बैडमिंटन में चाइना का लेवल है। उसके बाद पारुल चाइना के बाद जो सेकंड इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट था वो था नेपाल का, वो अंडर 19 में था, उसमें गोल्ड मेडल जीती थी। अंडर 17 में ऑलरेडी फर्स्ट रैंकिंग इन्हें अचीव की थी पारुल ने। उसके बाद थर्ड जो इंटरनेशनल जो टूर्नामेंट था वो मलेशिया का था, जिसमें भी कई राउंड जीती थी लेकिन कोई मेडल नहीं ला पाए थे। तीन अब तक पारुल अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 तीन नेशनल चैंपियनशिप खेल चुकी है और कई बार
इन्हीं कैटेगरी में रैंकिंग के लिए भी खेल चुकी है, और बेस्ट जो रैंकिंग आई है अंडर 17 में 1 आई है उनकी, और 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट ये खेल चुकी है। इनका सफर अभी जारी है। पारुल, कुछ चीजें ऐसी चीजें हैं जैसे कि आप टूर्नामेंट जीत के आते हो, उसके बाद कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है आपको, जिसमें से सरकार होती है, जो सेंटर की गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, और जो साई होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी रहती है, या मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स से लगा लीजिए। किस टाइप का फाइनेंशियल सपोर्ट एक बैडमिंटन प्लेयर को जूनियर लेवल पर मिलता है? क्योंकि सीनियर लेवल पर तो हमने सबने देखा है, एक बहुत बड़े बड़े प्लेयर है जो ओलंपियन है हमारे, जिनका सबको नाम पता है, उनको काफी पैसा मिलता है, और इनको स्पॉन्सर भी अच्छे अच्छे स्पॉन्सर मिलते हैं, ब्रांड भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी अच्छा पैसा मिलता है। वही चीज मैं जूनियर लेवल पर आप 1 बाय 1 करके कि स्पॉन्सर मिलते हैं या नहीं मिलते, ब्रांड कुछ आता है या नहीं आता, भारत सरकार कितना देती है, फाइनेंशियल सपोर्ट कितना आपको मिलता है जो अभी तक आपको मिले है, वो खासकर जब आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीत गई, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे खेलो इंडिया की तरफ से पर मंथ 10,000 रुपीज मिलते हैं, और ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट OGQ मुझे पॉकेट मनी 20,000 पर मंथ की देती है। उसके साथ डाइटिशियन मिलता है, फिजियोथेरेपिस्ट मिलता है, और बहुत सपोर्ट करते हैं वो लोग। अगर कुछ इंजरी हुई या फिर कुछ भी हुआ तो तुरंत फिजियो आता है। और योनिक्स सपोर्ट करता है। योनिक्स मुझे 2 पेयर शूज के देता है, रैकेट देते हैं, कपड़े, सॉक्स, किटिंग सब देता है। अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि पारुल ने जैसे बताया, जो फाइनेंशियल सपोर्ट उनको मिलता है 10,000 खेलो इंडिया की तरफ से पर मंथ उनको मिलता है। इसके अलावा OGQ जो स्पॉन्सर करती है, बहुत से पैरालंपिक को भी स्पॉन्सर करती है, प्लेयरों को स्पॉन्सर करती है, उसमें 8 to 10 लाख का इनका पैकेज है, जिसमें पर मंथ 20,000 रुपीज इनके अकाउंट में आते हैं। और इसके अलावा जो फिजियो का सपोर्ट है, या डॉक्टर का सपोर्ट है, मेडिकल सपोर्ट है, या कोई टूर्नामेंट आप खेलने के दायरे जाते हो तो उसमें कुछ टिकटों का सपोर्ट है, वो बाकी बचा हुआ जो पैसा वो उसमें जाता है। तो एक पार्शियल अच्छा खासा सपोर्ट उनको मिल जाता है। इसके अलावा यूनिक्स की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलता है, जिसमें दो कहते हैं 2 यूनिट, मतलब 2 जोड़ी जूते, 2 जोड़ी रैकेट, या थोड़े बहुत किट मिलते हैं उनको। बाकी जो बैडमिंटन है वो बहुत महंगा खेल है। आप कहीं जाना हो, टूर्नामेंट में ट्रेवल करना हो, रुकना हो, ओवरसीज भी खेलना हो, क्योंकि उसमें जो अच्छे अच्छे जो टूर्नामेंट होते हैं, खासकर चाइना, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा, ये सब बहुत बड़े बड़े ओपन टूर्नामेंट है, यहाँ जाना पड़ता है। और सारा का सारा जो स्पॉन्सर रहती है, वो जो कंपनी जो आपको स्पॉन्सर करती है, वो सारा पैसा आपको दे नहीं पाती है, तो हद से ज्यादा पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, इंडिविजुअल को अपनी जेब से देना पड़ता है। जूनियर लेवल पर वो ऐसा स्पोर्ट है नहीं जितना स्पोर्ट बड़े लेवल पर है, क्योंकि बड़े लेवल पर जो स्पॉन्सर है वो बहुत ज्यादा, आपने सबने देखा होगा। तो पारुल, जो सफर है वो आपका जारी है, अपकमिंग टूर्नामेंट है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, और आपका फ्यूचर प्लान है, किस लेवल तक आप पहुंचना चाहते हो, वो हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा अपकमिंग टूर्नामेंट ऑल इंडिया जूनियर रैंकिंग है, मदुरई तमिलनाडु में, 26 से 29 तक है वो। और उसके बाद 28 से ही थाईलैंड है मेरा, थाईलैंड इंटरनेशनल जूनियर। और आगे का गोल तो बड़े होके ओलंपिक ही जीतना है, और बस हिस्ट्री क्रिएट करना है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वुमेन्स में नंबर 1 बनना है। जैसा कि पारुल ने बताया कि इनको ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल लेके आना। बैडमिंटन में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं है किसी भी कैटेगरी में, खासकर बैडमिंटन में ओलंपिक में कुछ अच्छे मेडल आए हैं पिछले 2-3 ओलंपिक से, अच्छा खासा प्रोग्रेस है बैडमिंटन में, जो खासकर जो हैदराबाद वाला जो बंच है, कुलेला गोपीचंद की जो अकेडमी है। इसके अलावा बहुत सी और चैंपियनशिप होती है ओलंपिक के अलावा, कॉमनवेल्थ है, एशियाड है, बहुत सारे ओपन टूर्नामेंट आते हैं, जैसे कनाडा ओपन टूर्नामेंट है, बैडमिंटन में US ओपन भी है। नेपाल, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, जापान, ये सब बैडमिंटन में बहुत ज्यादा फ्यूचर ब्राइट है। और जिसका जो संघर्ष करना जानता, जो स्ट्रगल करना जानता है, उसके लिए आगे का रास्ता इतना मुश्किल भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। तो पारुल, ये सफर आपका जारी है, जूनियर लेवल पर अभी भी हो, और एक इंटरनेशनल फॉलोड बाय इंटरनेशनल टूर्नामेंट आपके सामने है। ये जर्नी स्टेप बाय स्टेप आगे आती है। वो खिलाड़ी जिसने सबसे ज्यादा आपको इंस्पायर किया हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए, वो खिलाड़ी जो आपको प्रेरणा देता हमेशा बैडमिंटन में कि आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और एक्सेप्ट बैडमिंटन। मेरे 2 क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में, बैडमिंटन के अलावा कोई ऐसा प्लेयर या ऐसी पर्सनैलिटी जो आपको इंस्पायर करता है, जो आपके लिए रोल मॉडल है? एक तो बैडमिंटन में अपना रोल मॉडल बताइए,
और एक एक्सेप्ट बैडमिंटन, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी पर्सनैलिटी हो सकती है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी भी हो सकती है, वो कोई पॉलिटिशियन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो फैमिली मेंबर भी हो सकता है। दो रोल मॉडल के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बैडमिंटन में स्पेन की कैरोलिना मारिन है, वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, क्योंकि उसको 3 बार एसीएल इंजरी हो चुकी है, फिर भी वो हार नहीं मानती कभी, और उसके बाद भी उसने कई टूर्नामेंट जीते हैं, अभी भी वो खेल रही है। और बैडमिंटन के अलावा मेरा रोल मॉडल मेरे चाचा देवेंद्र झाझड़िया, क्योंकि वो पैरा खेलते हैं और बहुत इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उनका एक हाथ भी नहीं है फिर भी वो इतनी मेहनत करते थे, और जब मैं उनसे मिलती हूँ तो बहुत इंस्पायर। मैं अपने सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि जो पारुल ने अपने जो रोल मॉडल बताए थे, स्पेशली अबाउट मिस्टर देवेंद्र झाझड़िया, वो इनके ही नहीं, मुझे लगता है कि हर युवा वर्ग के रोल मॉडल हैं। पैरा ओलंपिक में 4 ओलंपिक में मेडल लेके आना, जिसमें से आई थिंक 2 गोल्ड मेडल हैं, 2 सिल्वर है या 1 सिल्वर है, एग्जैक्टली मुझे अभी याद नहीं आ रहा, बट 4 उनके पास ओलंपिक में मेडल है। वर्तमान में वो इंडियन पैरा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष है, और उनकी चेयरमैनशिप में अभी रिसेंटली दिल्ली में इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन सक्सेसफुल हुआ है। और काफी कहते हैं उनका व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली है। वो अकेले पारुल को ही इंस्पायर नहीं करते, आम जन को जो इस स्पोर्ट से भी नहीं जुड़ा हुआ उनको भी इंस्पायर करने वाला उनका कैरेक्टर है और उनका कैरियर रहा है। पारुल, बहुत सी बातें होगी आपके साथ, लाइक जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपका स्ट्रगल, आपकी डाइट प्लान, फ्यूचर, सब कुछ हुआ। सम टाइम आप क्या होते हैं, जब स्पोर्ट्स खेलते हो तो इंजरी आ जाती है, तो इंजरी के लिए आपको क्या है कि दोबारा से उठना पड़ता है, बहुत टाइम भी लेता है। उस टाइम एक ऐसा मतलब डिप्रेशन वाली चीजें भी आ जाती है आपके अंदर। उस चीजों से कैसे ओवरकम करते हैं, मतलब जैसे इंजरी होती है तो उसके बाद कैसे प्रिकॉशनरी होते हैं, कितना टाइम इंजरी हिल कर, हर इंजरी अलग अलग टाइम लेती है, उस टाइम पर एक माइंडसेट कैसे रहता है और कैसे इन सब चीजों से आप ओवरकम कर। इंजरी तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर आप गेम खेलोगे तो इंजरी तो होती ही होती है। उसे प्रिवेंट करने के लिए आप स्ट्रेंथनिंग करो तो इंजरी नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो भी फिजियो से आपको कांटेक्ट करना चाहिए। और हर इंजरी ऐसा नहीं है कि 1 साल चलेगी, 1 हफ्ते भी हो सकता है वो, पर अगर स्ट्रेंथनिंग करते रहोगे, एक्टिवेशन करते रहोगे तो सही है। अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि पारुल वर्तमान में गुड़गांव में रहती है, जहाँ पर इनके फादर जॉब करते हैं, और जो मेन रीजन है उनका भी वहां रहने का, वो पारुल है। उनकी जो ट्रेनिंग है उनको आगे बढ़ाना है, उनकी अच्छी अच्छी एकेडमी वहां पे है। रहने वाले एक बहुत छोटे से गांव से हैं, बिल्कुल एक छोटे से गांव से इनके फादर ने सफर स्टार्ट किया था अपनी जॉब का। उसके बाद पारुल को वहां पर एक अच्छी फैसिलिटी मिली, तो पारुल गुड़गांव से जब आप कभी कभी गांव में आते हैं, आज हम लोग अपने गांव में ही बैठे हैं, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। इस गांव से बहुत अच्छे अच्छे लोग, मतलब जिन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि वुमेन, खासकर लड़कियों के बारे में, पारुल के अलावा पायल है एक हमारे गांव में, पायल चौधरी, वो भी फर्स्ट कहते हैं कि ये लड़की थी जिसने राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज में जो एडमिशन होता है देहरादून में, वो फर्स्ट लड़की थी राजस्थान की जिसने एडमिशन पाया था। उसके अलावा गांव में बहुत से ऐसे भी हैं, फर्स्ट जो नेवी ऑफिसर, वो भी मेरे गांव से, जो आसपास एरिया में कोई नेवी में ऑफिसर, कमीशन अफसर नहीं है। गैलेंट्री अवार्ड भी मेरे गांव में है, मेजर पवन। इसके अलावा बहुत सी और महान विभूतियां हैं जो शिक्षा के फील्ड में या बहुत सी फील्ड में काम करते हैं, इस गांव से लेकर गुड़गांव तक का। अभी तो खैर आप गुड़गांव में रहते हैं तो गांव में बहुत कम आना जाना रहता है। गांव में जब आते हैं तो कैसा फील होता है आपको गांव में, मतलब भाई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक्सेप्ट स्पोर्ट्स क्वेश्चन है ये, कि जब आप गांव में आते हैं तो क्या चीज गांव की अच्छी लगती है, मतलब जो जिससे आपको अच्छा लगता है कि गांव में बार बार जाना अच्छा लगता है। गांव में मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे कजन फैमिली सब इधर ही रहती है, और जब हम गुड़गांव में रहते हैं तो हमारे माइंड में ही रहता है कि खेलना है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। और जब वीकेंड या फिर कभी भी ऑफ होता है तो इधर आके बहुत अच्छा लगता है, अपने कजन्स के साथ खेलते हैं और बहुत अच्छा लगता है। जैसे पारुल ने बताया कि गांव में आना अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है जिस धरती के ऊपर आपका जन्म हुआ, जिसकी मिट्टी में आप पले बड़े हो, वो मिट्टी सबको अच्छी लगती है। पारुल, आपकी ज्यादा उम्र नहीं, आप अंडर 19 खेल रहे हो, आप उसी एज कैटेगरी में हो,
और आपने अच्छा खासा सफर नेशनल से इंटरनेशनल का सफर कर लिया है, और आपके जो ख्वाब है, जो उम्मीद है, वो बहुत बड़ी है, और आपकी नहीं है बल्कि हम लोगों की भी यही है कि आप उस हाईएस्ट लेवल पे पिक करो, ओलंपिक में जाओ, कॉमनवेल्थ में, एशियाड में जाओ, और वहां से गोल्ड मेडल। जो बैडमिंटन में अभी तक मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, ओलंपिक में बैडमिंटन में अभी तक गोल्ड मेडल नहीं आया, तो उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी वो रिकॉर्ड भी टूटे। और खुशी होगी जब वो रिकॉर्ड हमारे पारुल के नाम पर आएगा। आपका मतलब जो यंग बच्चे हैं, खासकर जो पढ़ रहे हैं आपकी एज कैटेगरी के या आपसे जो छोटे हैं, उनके लिए ऐसी कुछ चीजें जो उनको इंस्पायर कर सके कि आप किसी भी जगह से उठ के कहीं भी जा सकते हो और कुछ भी कर सकते हो। कुछ ऐसी चीजें जो आप मतलब अच्छी चीजें हैं जो उनको इंस्पायर करने वाली चीजें आप हमारे दर्शकों को बताइए। जो मेरे जूनियर्स है या फिर जो मेरे एज के हैं, उन्हें बस ये कहना चाहती हूँ कि आप अगर हार्ड वर्क करोगे तो कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो मतलब हर कोई पैसे से नहीं जीत सकता। आप कितने ही छोटे गांव से हो, कहीं से भी हो, आप अगर मेहनत करोगे तो जरूर आगे जाओ। जैसे कि पारुल ने बताया कि कंडीशन मायने नहीं रखती। जब आपको अगर आपके अंदर इतनी इच्छा है, विल पावर है, डिटर्मिनेशन है, तो किसी भी कंडीशन में उठ के आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। सफलता जल्दी नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर मिलेगी। और गांव की जो प्रतिभाएं हैं उन्होंने बहुत नाम कमाया है, मेरे क्षेत्र की प्रतिभाएं, और खासकर मेरे गांव के। मैं तो कहता हूँ कि आई एम द बिग फैन। खासकर जो लड़कियां हमारे गांव में अचीव कर रही है स्पोर्ट्स में भी और दूसरे फील्ड में भी, तो मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, फिर से बता देना चाहता हूँ उनकी अचीवमेंट। अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 नेशनल, अंडर 17 और अंडर 19 इंटरनेशनल, अंडर 19 में गोल्ड मेडल नेपाल में। इसके अलावा अंडर 17 में जो रैंकिंग आती है, फर्स्ट रैंकिंग ऑल इंडिया में। नेशनल में राजस्थान स्टेट को वो रिप्रेजेंट करती है। इनको काफी अच्छा सपोर्ट मिल भी रहा है, यूनेक से मिल रहा है, ओजीक्यू से मिल रहा है, खेलो इंडिया से मिल रहा है। ऑल दो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट उनको राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाला है। आने वाले दिनों में वो पैसे उनके जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट वो नेशनल टूर्नामेंट जब जीत के आते हैं, बट फिर भी वो स्पोर्ट इतना सफिशिएंट नहीं है कि उनको मतलब जो स्मूथ रनिंग होती है इनके स्पोर्ट्स में, वो काफी कहते सफिशिएंट नहीं है। काफी पैसा इनको घर से खर्च करना पड़ता है। ऑल दो इनके फादर, उनकी फैमिली बहुत सपोर्ट कर रही है, बट जब तक बच्चे उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा, ऐड नहीं मिलेगी ऊपर से सरकार की तरफ से या संस्थाओं की तरफ से, जब तक पूरा सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक बच्चे आगे नहीं आ पाएंगे। वो तो इनकी फैमिली है जो इनको इतना आगे लेके जा रही है। तो मेरी एक मार्मिक अपील भी है, जो देख रहा है कोई संस्था, कोई फाउंडेशन जो स्पोर्ट्स के लिए काम करती है, अगर वो देख रही है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि आगे बढ़िए। क्योंकि आप लोग जब आगे बढ़ोगे, इस फील्ड में आओगे, स्पोर्ट्स में अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करोगे, तो पारुल ही नहीं, पारुल से आने वाली जो आगे पीढ़ी है, उनके जैसी और जैसी लड़कियां हैं, उनको भी प्रेरणा मिलेगी। मोटिवेशन दो चीजों के लिए होती है, या तो आपको कुछ अच्छा चीज मिल रही हो, या मनी। अगर आप पैसा अगर इस चीज में आप डालोगे तो आने वाली जनरेशन को भी मोटिवेशन मिलेगी। और वो लोग जिनको लगता है कि स्पोर्ट्स में हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनको भी मैं चाहता हूँ कि आप आगे बढ़िए। जितना फाइनेंशियल एड आप स्पोर्ट्स में करना चाहते हो या इंडिविजुअल को भी करना चाहते हो, उनको अगर आपको लगता है कि इनकी अगर हेल्प होती है किसी न किसी तरीके से और बच्ची आगे बढ़ती है, तो इनकी फैमिली के ऊपर से जो बहुत हैवी बर्डन, मैं ये कहूंगा कि क्योंकि मैं तो पर्सनली मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया इस चीज को कि बैडमिंटन जैसे स्पोर्ट्स में फैमिली को बहुत सफर करना पड़ता है, इंडिविजुअल को बहुत सफर करना पड़ता है और घर से ही पे करना पड़ता है। तो आज का मतलब तो ये सफरनामा था, आज का फर्स्ट मेरा इंटरव्यू था मेरे चैनल पे, और ऐसी शख्सियत से करवाया था जिसने अपना सफर गांव से निकल के गुड़गांव, गुड़गांव से उसके बाद चाइना, थाईलैंड, नेपाल तक गई है। और आने वाले दिनों में मलेशिया, आने वाले दिनों में थाईलैंड भी इनका टूर है जिसमें एक लेवल पर खेलेंगे। उसके बाद आने वाले दिनों में ओलंपिक भी होंगे, कॉमनवेल्थ गेम भी होंगे, एशियाड भी होंगे, और उम्मीद है 2036 में हमारे देश में ओलंपिक अहमदाबाद में जो प्लानिंग चल रही है, उस ओलंपिक में भी हम पारुल को 32, उम्मीद तो ये करते कि 32 वाला ही जो ब्रिस्बेन में होगा वो ही खेलता हुआ मिल जाए, और 32 के साथ साथ 36 में जो हमारे इंडिया में जिसके लिए बिडिंग होने वाली है, उसमें पारुल हमें अहमदाबाद में खेलती हुई दिखे। मैं पारुल का फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो कीमती समय हमारे लिए निकाला। पारुल थैंक यू। थैंक यू सो मच। मैं अपने फैमिली को थैंक यू बोलना चाहूंगी, कोचेस को कि मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग और यहाँ तक पहुंचाया है, और आगे भी मैं उनका नाम रोशन करूँ। तो भाई आज का जो ये इंटरव्यू था, फेस टू फेस फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा, यहीं समाप्त होता है। अगले एपिसोड में मेरे साथ कोई एक ही और जूनियर लेवल की जो बॉक्सिंग चैंपियन होंगी
या जिसने और कोई नाम कमाया है, जो मेरे जिनसे मेरी बात हो रही है, उनका भी मैं बहुत जल्दी इंटरव्यू करने वाला हूँ। मुख्य उद्देश्य है इन प्रतिभाओं के बारे में लोगों को जानना है, और जहां तक हम लोगों से कुछ हेल्प हो पाती है किसी भी वे में, वो चीजें वहां तक पहुंचाने के लिए है। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त सार्जन भल्ले सिंह, प्रेसिडेंट ग्लेंट्री अवार्डी। जय हिंद, थैंक यू।